डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मीन स्ट्रेसेस क्या होती है, वेरिएबल स्ट्रेसेस क्या होती है, डिजाइन इक्वेशन क्या होती है, फिर स्टैटिक में सिंगल लोड मल्टी लोड में क्या होता है, डायनामिक लोड में मैंने फटीग लोडिंग देख लिया था, फटीग लोडिंग में एंड्योरेंस लिमिट और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ देख लिया था। तो एक छोटा सा पोर्शन डायनामिक लोडिंग का बचा हुआ है, एंड दैट इज कि जब कंप्लीटली रिवर्स लोड हो और अदर देन कंप्लीटली रिवर्स लोड हो तो हमें क्या करना है। जब कंप्लीटली रिवर्स लोड है तो ये मेरा एसएन कर्व है, एसएन कर्व की इक्वेशन सिग्मा की पावर a into n इक्वल्स टू k। कभी कभार पूछ लेता है ये, यहां से मैंने सिग्मा ई स्टार निकाल दिया, दैट इज एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट आ गई तो मैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकाल सकता हूं, इसमें लोड सरफेस साइज फैक्टर का प्रोडक्ट करके। बहुत कॉमन डिफरेंस होता है, जनरली हम गलत कर देते हैं इसको। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड्योरेंस लिमिट और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ में क्या फर्क है। स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि एंड्योरेंस लिमिट में मैं साइज, लोड और सरफेस फैक्टर का प्रोडक्ट करता हूं, तो वैल्यू कम आती है। यहां पर जब कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग है तो यहां पर मीन स्ट्रेसेस जीरो होगी, नॉर्मल मतलब सिग्मा एम की वैल्यू जीरो होगी, टाउ एम की वैल्यू जीरो होगी अगर कंप्लीटली रिवर्स लोड है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन कंप्लीटली रिवर्सिबल लोड इज दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो मेरे पास क्या होगी, सिर्फ वेरिएबल स्ट्रेसेस, नॉर्मल और शियर। ठीक है, अब कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग में लोड कौन सा होता है, वो होते हैं एक्सियल, फ्लेक्सुरल दैट इज बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शनल। तो यहां से बेंडिंग मोमेंट m लगता है, दैट इज आल्सो कंप्लीटली रिवर्सिबल, टॉर्जन इज आल्सो कंप्लीटली रिवर्सिबल। और एक्सियल की बात करूं तो कभी-कभी जब साइकिल में लगता है तो एक्सियल इज आल्सो कंप्लीटली रिवर्सिबल लोड। इस कंडीशन में जब मैं डिजाइन इक्वेशन लिख रहा हूं तो दैट इज, क्योंकि डायनामिक है तो वेरिएबल स्ट्रेसेस ही आएगी। सिग्मा v इज ऑलवेज लेस देन सिग्मा e अपॉन में FOS, वही इक्वेशन है, देखिए सेम इक्वेशन, दैट इज सिग्मा v। इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू अलाउबल स्ट्रेसेस। इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस सिग्मा वेरिएबल, तो जो भी लोड लग रहा है, लोड पर यूनिट एरिया, दैट इज F max माइनस F min, ये आ जाएगा F min by 2, ये क्या आ जाएगा आपका F वेरिएबल, इसको एरिया से डिवाइड करूंगा तो सिग्मा वेरिएबल इनटू K फॉर्मूला है, दैट इज फटीग फैक्टर। KF इज फटीग, दिस फैक्टर इज फॉर फटीग लोडिंग, क्योंकि रिवर्स ये डायनामिक लोडिंग है। तो KF इनटू सिग्मा V दैट इज इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा E अपॉन में F। तो डिजाइन इक्वेशन मुझे एक ही रखनी है, कोई भी कंपोनेंट हो, किसी भी चीज की डिजाइन करनी है, इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू अलाउबल स्ट्रेसेस। सिग्मा E की वैल्यू लिमिट यानी सिग्मा E स्टार एंड्योरेंस लिमिट, K लोड, K साइज, K सरफेस। तो ये कहानी होगी कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग की। अब आता है अदर देन कंप्लीटली रिवर्स लोड। जब अदर देन कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग है तो सिग्मा E प्रेजेंट है, दैट इज फॉर डायनामिक, सिग्मा y, सिग्मा u स्टैटिक। मैं एक जनरल क्लासिफिकेशन कर रहा हूं कि अदर देन कंप्लीटली रिवर्स लोड में अगर डायनामिक लोडिंग है तो डायनामिक लोडिंग के लिए एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आ जाएगी, और अगर स्टैटिक है तो यील्ड और अल्टीमेट आ जाएगी। अब मेरे पास चार वैल्यूज मिलती है, मीन, वेरिएबल, शेयर और नॉर्मल के लिए। यहां पर मीन जीरो नहीं होगी अदर देन कंप्लीटली रिवर्सिबल लोड में। तो इसके लिए मेरे पास तीन इक्वेशन है, दैट इज सोडरबर्ग, गुडमैन, जर्बर। ये आपने पढ़ी हुई है। सोडरबर्ग, गुडमैन, जर्बर में मैंने देखा तो दिस इज द योर ग्राफ दैट इज प्लॉटेड बिटवीन वेरिएबल और यहां पर कंप्रेसिव आता है। सिग्मा E की ये वैल्यू हो गई, सिग्मा y, सिग्मा u। दिस इज द लाइन फॉर वन, दैट इज फॉर सोडरबर्ग। सोडरबर्ग के लिए ये लाइन रहेगी, गुडमैन के लिए ये वाली लाइन रहेगी, और जर्बर के लिए ये पैराबोला रहेगा। ऑप्टिमम वैल्यू जो देता है मिनिमम मटेरियल में वो जर्बर देता है। ये सेफेस्ट सोडरबर्ग है बट मटेरियल बहुत ज्यादा लगता है, तो ये बताते हैं सोडर, गुडमैन, जर्बर।
इनकी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका शायद कोक्यूब्स का एग्जाम है, अगर उसमें डिजाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगर सब्जेक्ट जैसे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे तो यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। सोडरबर्ग के लिए इक्वेशन इज 1/fs। ये ध्यान रखिए, मीन के साथ हमेशा यील्ड या अल्टीमेट आएगा और वेरिएबल के साथ हमेशा एंड्योरेंस आएगा। ये याद करने में आसान होता है। 1/fs मीन, सिग्मा मीन प्लस सिग्मा वेरिएबल, मीन के साथ यील्ड, वेरिएबल के साथ एंड्योरेंस। सेम गुडमैन में अल्टीमेट के हिसाब से डिजाइन करते हैं, तो मीन के साथ अल्टीमेट, वेरिएबल के साथ एंड्योरेंस। सेम जर्वर के साथ 1/fs सिग्मा मीन अपॉन में सिग्मा यू का होल स्क्वायर, क्योंकि पैराबोला है इसलिए स्क्वायर फैक्टर आ रहा है, इनटू एफओएस प्लस सिग्मा बी अपॉन में सिग्मा ई। आगे मीन के साथ अल्टीमेट, वेरिएबल के साथ एंड्योरेंस। तो इस चीज का मुझे बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डायनामिक लोडिंग। तो एक बेसिक है, बहुत बेसिक है, जो आगे यूज करेंगे हम। तो उस बेसिक में मैंने देखा कि सबसे पहले मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता होना चाहिए, उसके बाद मुझे डिजाइन क्या होता है वो पता होना चाहिए, और मेरे पास डिजाइन इक्वेशन इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू अलाउएबल स्ट्रेसेस, ये पता होना चाहिए। सिग्मा यील्ड मतलब सिग्मा वाई क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, ये पता होना चाहिए। उनको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कब यूज करना है ये पता होना चाहिए। इसके बाद मैं एक साइक्लिक लोडिंग में गया, जिसको मैं फटीग लोडिंग भी बोल रहा हूं। अब उसको समझा मैंने कि फटीग के कारण क्या होता है। फिर मैंने को नॉच सेंसिटिविटी है कि किसी भी अगर मटेरियल या कंपोनेंट बना रहा हूं उसमें अगर नॉच प्रेजेंट है तो स्ट्रेस में वेरिएशन कितना आएगा ये मुझे पता होना चाहिए। अब मैं बात आगे की करता हूं। इसके बाद मैंने डिवाइड किया कि अगर स्टैटिक लोडिंग और डायनामिक लोडिंग में, तो स्टैटिक लोडिंग में भी सिंगल लोड मल्टी लोड आ गया, डायनामिक लोडिंग में रिवर्सिबल और अदर देन कंप्लीटली रिवर्सिबल। तो डायनामिक लोडिंग में जब रिवर्सिबल आएगा, कंप्लीटली रिवर्सिबल, दैट इज एक्सियल, फ्लेक्सुरल या टॉर्जनल लोड अगर लग रहा है, उस केस में मुझे कैसे डील करना है। और अगर अदर देन कंप्लीटली रिवर्सिबल लोड है तो गुडमैन, सोडरबर्ग, जर्वर को यूज करना है, ठीक है। बाकी सब चीजें सिंपल है। डिजाइन इक्वेशन से कम क्वेश्चंस आने के चांसेस है, यहां से ज्यादा आने के चांसेस है। नोट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आप प्रोसीजर देख लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक उठा रहा हूं मैं, बेयरिंग, जहां से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं बेयरिंग पोर्शन से। तो बेयरिंग रोटेशनल एलिमेंट है, आप सबको पता है कि ऊपर एक आउटर रेस होती है, नीचे इनर रेस होती है। बॉल्स आपने देखे, ये वाली बेयरिंग हमने सबने देखी है। दो शाफ्ट को एक इनर रेस में एक शाफ्ट फंसा है, दूसरी तरफ दोनों तरफ इनर रेस में शाफ्ट फंसा दिया। अब ये दो बेयरिंग्स के बीच में शाफ्ट रोटेट करेगा, तो इनर रेस रोटेट करता जाता है, आउटर रेस फिक्स्ड है जो सपोर्ट के साथ ऐड हो जाता है। तो बेयरिंग की क्लासिफिकेशन मैंने जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है दैट इज रेडियल और थ्रस्ट। एज पर लोड इट इज रेडियल एंड थ्रस्ट। तो रेडियल के केस में लोड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एलिमेंट, जो भी रोटेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर अगर लोड एक्ट कर रहा है तो मैं रेडियल बेयरिंग्स बोलूंगा। थ्रस्ट बेयरिंग बोलूंगा कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर लोड एक्ट कर रहा है तो। फिर एक क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, इट इज स्लाइडिंग कांटेक्ट बेयरिंग और रोलर कांटेक्ट बेयरिंग। तो स्लाइडिंग कांटेक्ट, दोनों सरफेस के बीच में स्लाइडिंग मोमेंट होता है, मोशन होता है। रोलिंग कांटेक्ट में रोलर और बॉल्स के थ्रू कांटेक्ट होता है, जैसा मैंने समझा, इनर रेस, बॉल्स या रोलर, और आउटर रेस। एक होता है जो कि दो जगह से इंपॉर्टेंट है, लुब्रिकेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो फर्स्ट वन इज थिक फिल्म लुब्रिकेशन भी बोल सकते हो, बियरिंग भी बोल सकते हो, और इसका एक और नाम है हाइड्रोडायनामिक बियरिंग या हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। अब ये क्या होता है थिक फिल्म में, वर्किंग सरफेसेस आर कंप्लीटली सेपरेटेड बाय लुब्रिकेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि विच टाइप ऑफ बियरिंग हैविंग सेपरेट हैविंग वर्किंग सरफेसेस कंप्लीटली सेपरेटेड। तो ये थिक फिल्म बियरिंग, थिक फिल्म लुब्रिकेशन, हाइड्रोडायनामिक बियरिंग और हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। देन थिन फिल्म में क्या होता है, लुब्रिकेंट तो प्रेजेंट होता है बट दो मैटिंग सरफेसेस में पार्शियली कांटेक्ट होता है, थिन फिल्म बोलते हैं या बाउंड्री लुब्रिकेशन बोलते हैं।
फिर आता है जीरो फिल्म बियरिंग या जीरो फिल्म लुब्रिकेशन, जिसमें कोई लुब्रिकेंट प्रेजेंट नहीं होता है, दोनों सरफेस का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विदाउट लुब्रिकेशन। अब एक फैक्टर कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछते हैं बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज Zn by P, where Z is absolute viscosity, N is speed of journal and P is bearing pressure। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला। सोमरफेल्ड नंबर भी पूछते हैं आपसे Znp स्टार D by C का होल स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट बियरिंग। ये दो फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली पूछे हैं तो लिख दिया, बाकी पूरा प्रोसीजर आपको आता है, नोट्स में आप देखें। एक छोटा सा यहां पर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग मैंने उठाया है। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में बस ये दो ही फॉर्मूले बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ जाता है। दैट P इक्वल्स टू X into Fr plus Y into Fa। तो Fr is radial load, X is radial load factor, A is axial or thrust और Y is axial or thrust factor। एक फॉर्मूला ये हो गया। लाइफ दैट इज बियरिंग लाइफ और डायनामिक लोड कैपेसिटी C, डायनामिक लोड कैपेसिटी और बियरिंग लाइफ के बीच का एक फॉर्मूला होता है दैट इज C by P की पावर P। दैट स्मॉल p और पावर वाला जो p है इसकी वैल्यू 3 होती है बॉल बियरिंग के लिए, 10/3 होती है रोलर बियरिंग के लिए। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन मैंने दिया है जिसमें ये इस पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा होते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, और मैं जिसको मशीन एलिमेंट के बेसिक कंसेप्ट बोलता हूं। ठीक है, थैंक यू।